9:30। चलो फटाफट लेते हैं। AS16 बोरिंग कॉस्ट आज थोड़ा कम कवर कर पाएंगे, जितने भी कर पाए। लेट अस ट्राई आवर बेस्ट। चलो रेडी है? यस, ठीक है। सो AS16 बोरिंग कॉस्ट, अभी सुनो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। सो हमने हर बार अभी तक बोला है कि जो भी इंटरेस्ट लगता है, हम अगर AS2 की बात करें जो हम कर चुके हैं इन्वेंट्री, हम AS10 की बात करें जो कि हम कर चुके हैं पीपी, और हमने बोला है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इनमें नहीं जाता और वो पीएनएल में हम लोग डायरेक्टली चार्ज करते, एसेट में कैपिटलाइज नहीं करते, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, वो हर बार एक्सक्लूजन की डेफिनेशन में होते थे, ठीक है। लेकिन हम हर बार एक चीज बोलते थे कि हम लोग AS16 पढ़ेंगे, AS16 पढ़ेंगे, AS16 पढ़ेंगे। अब वो AS16 पढ़ने का समय आ गया है, जिसको बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। जब भी आप बोरोइंग करते हो, मतलब उधारी पे कोई चीज लेते हो और उस पे जो खर्चा लगता है, वो खर्चे का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हमको AS16 सिखाता है। क्लियर है? भूमि सामने आता है कि यहाँ पे? हाँ, यहाँ आ जाओ सामने, मेरे को। ठीक है, क्लियर है ना? ओके। नाउ AS16 बोरिंग कॉस्ट हमको सिखाता है कि जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो इंटरेस्ट के दो ट्रीटमेंट होंगे। अब हमारी जिंदगी में दो ट्रीटमेंट होंगे, ठीक है। एक होगा कि इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और एक होगा कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा एसेट की कॉस्ट में या फिर इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मान लो हमने बोरिंग करी और बोरिंग पे 1 लाख का इंटरेस्ट लगा, ठीक है, तो इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक कि पूरा 1 लाख पीएनएल में चल जाए, या फिर ये 1 लाख का कुछ हिस्सा एसेट में कैपिटलाइज हो या इन्वेंट्री में ऐड हो और कुछ हिस्सा पीएनएल में चल जाए। या तीसरा एक और ट्रीटमेंट है कि पूरा की पूरा वो एसेट में या इन्वेंट्री में चला जाए और पीएनएल में शून्य जाए। करेक्ट है? ये जो AS16 है, इसका थॉट कहां से आया वो सुनो। पहले क्या है कि पहले ऐसी थॉट थी कि हम लोग पूरा की पूरा पीएनएल में डालना चाहिए, क्योंकि ब्याज लेना, बोरिंग करना, ये बहुत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी है। इसका उस एसेट को लाने के लिए, उस एसेट को बनाने के लिए कोई योगदान नहीं है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो बेसलाइन है वो ये है, ऑल द कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स लोकेशन, ऑल द कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग द पीपी टू इट्स लोकेशन, एंड एंड ऑपरेशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो ये था कि भाई इंटरेस्ट का उससे क्या लेना देना। लेकिन फिर सेकंड स्कूल ऑफ थॉट आया, जो कि बेटर स्कूल ऑफ थॉट था। उसमें उन्होंने ये बोला कि भैया अगर तू ये एसेट नहीं बनाता तो तेरे को लोन लेना पड़ता क्या? तो फिर वो उधर उधर की बात कर, नहीं 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 तो क्या हुआ, वो तो रिकरी। तू मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तू ये एसेट, अगर तू ये एसेट नहीं लेता, अगर तू ये एसेट नहीं बनाता तो तुझे लोन लेना पड़ता क्या? नहीं। करेक्ट ना? अभी कितने कितने बड़े बड़े बिल्डर अपन देख रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, है ना? ये बिना लोन के बन रहे क्या? इतना फंड रहता है किसी के पास में? ये तो लोन से ही बन रहे ना। लेकिन लोन से बनने के बावजूद क्या मैं ये बोल दूं कि अगर, मतलब ये बिना लोन के बिल्डिंग बन जाती? नहीं, मेरे को बिल्डिंग बनाने के लोन लेना पड़ता। हाँ, तेरे पास खुद का पैसा है तो ब्याज आएगा ही नहीं। करेक्ट है ना? तो सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट ने एकदम क्लियरली बात करी कि अगर तेरे को ये इंटरेस्ट इसके लिए लगा है क्योंकि तू ये बिल्डिंग बना रहा है, अगर तू ये बिल्डिंग नहीं बनाता तो तुझे ये ब्याज नहीं लगता। अरे लगता है कैसे? अच्छा ठीक है, लगता है। क्या करता पैसे का? बैंक में पड़े रहते हैं। फालतू की बात मत कर। तेरे को 12% से लोन मिल रहा है और 7% तेरे को एफडी में मिल रहा, तो तू मूर्ख है कि तू महंगा लोन लेके सस्ती जगह पे लगा रहा है। तू बैंक में रखने तो पक्का नहीं लेता ना, तो साफ साफ एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि ये लोन तूने बिल्डिंग बनाने को लिया है?
हाँ मैंने बिल्डिंग, हाँ क्या करेगा, बिल्डिंग बनाने को लिया, लिया ना, अब मान लिया ना, हाँ मान लिया कि मैंने ये लोन बिल्डिंग बनाने को लिया है। मतलब तू ये मान रहा है, अगर उल्टा बोलूं कि बिल्डिंग नहीं बनती तो लोन नहीं लेता, हाँ ठीक है, फिर मतलब बिल्डिंग नहीं बनती तो तेरे को ब्याज नहीं लगता, हाँ नहीं लगता, मतलब बिल्डिंग बनी इसके लिए तेरे को ब्याज लग रहा, हाँ इसके लग रहा, मतलब वो बिल्डिंग बनाने के लिए ये ब्याज एक अमूल्य कंपोनेंट है। और जैसा मैनेजमेंट ऑपरेट करना चाहती है उस बिल्डिंग को, जैसा मैनेजमेंट का इंटेंशन था कि वो बिल्डिंग वैसी बने, वैसी कभी बनती ही नहीं अगर वो पैसा ना होता। जैसा बिल्डिंग बनाने को आर्किटेक्चरल कॉस्ट जरूरी है, सीमेंट रेती गिट्टी सब जरूरी है, गवर्नमेंट के सैंक्शंस जरूरी है, वैसा ही वो पैसे पे लगने वाला ब्याज भी जरूरी है। तो फिर वो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ने कंक्लूड किया कि ब्याज का सिर्फ एकमात्र ठिकान पीएनएल नहीं है, ब्याज पीएनएल में भी जा सकता है और एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा दो कंडीशंस पे। समझ में आई? पिक्चर की शुरुआत समझ में आई? एक बार तालियां जोरदार। ठीक है, एवरीबॉडी रेडी? चलो चालू करें। भारत माता की। एयर 16 बोरोइंग कॉस्ट, लोन लेना, ठीक है, लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, नॉर्मली पीएनएल। आगे बढ़ते हैं, सबके एएस के नोट्स बने हुए हैं, प्रेम पक्का एक बार दिखा देना। बोरोइंग कॉस्ट ए, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट क्या होता है? अब हमारे लिए सरल भाषा में बोलो तो ब्याज, लेकिन आप जब बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी लगता है, बैंक वाला प्रोसेसिंग फी लगाता है ना, तो ऐसे कोई भी छोटे मोटे चार्ज आपको लगे तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट में आते हैं। These are interest and other cost incurred on borrowing of the funds. फंड्स को बोरो करने के लिए ये कॉस्ट इंकर किए गए हैं। बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट विल बी कैपिटलाइज्ड। अभी क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है वो अपन यहां देखेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए तभी वो ब्याज एसेट में कैपिटलाइज होगा। पहला कंडीशन बहुत सिंपल है कि बोरोइंग कॉस्ट होना चाहिए, अगर ब्याज ही नहीं है तो कैपिटलाइज कुछ होगा क्या? कॉमन सेंस है ना, ब्याज होना जरूरी है, मतलब बोरोइंग कॉस्ट होना जरूरी। और बोरोइंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ ब्याज नहीं होता, अदर कॉस्ट जो उसमें लगते हैं ना, प्रोसेसिंग फीस एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी उसमें होते हैं। मस्त है, कड़क है, मजा आ रहा है एकदम बढ़िया। अब हम देखेंगे सर क्वालिफाइंग एसेट, सारी एसेट का, आई रिपीट, सब एसेट पे लगने वाला ब्याज कैपिटलाइज नहीं होता। आस्था, सब एसेट पे लगने वाला ब्याज कैपिटलाइज नहीं होता। सरकार ने क्राइटेरिया दिया है, बहुत लॉजिकल क्राइटेरिया दिया है कि जो एसेट क्वालिफाई कर जाए उस एसेट के लिए अगर बोरोइंग कॉस्ट लगा है, एंड कंडीशन, तो मैं बोलूंगा कि वो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। समझा क्या? नहीं समझा? क्वालिफाइंग एसेट, मैं भी एक प्रश्न पूछता हूं, सब लोग मेरे को आंसर दो। क्या मैं ये बोलूं कि कोई भी एसेट क्यों ना हो, अगर उसके लिए बोरोइंग कॉस्ट लगा तो वो कैपिटलाइज होगा? यस और नो? नो, हर एसेट के ऊपर का बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, हर एसेट के ऊपर का कैपिटलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट के झगड़े चालू थे। एक बोलता है कि ये रिकरिंग आइटम है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते रहता है, इसको तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एक बोलता है उस वो तुम नहीं लेता तो बिल्डिंग ही नहीं बनती, तो वो खर्चा बिल्डिंग के लिए ही लगा है। दोनों झगड़ रहे थे, इसको मनाऊं, इसकी बात मानूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, इसकी बात मानूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। तो सरकार ने एक बीच का रास्ता ढूंढा, बोले ठीक है, तू क्या बोल रहा
कि किसी भी एसेट का कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, किसी भी एसेट में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा, हर एक एसेट का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। मैं बीच का बोलता हूं, हम एसेट्स को क्वालिफाई करेंगे पहले। जो एसेट ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पास करेगा वो एसेट पे लगने वाला बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। जो एसेट उस क्राइटेरिया को पास नहीं करेगा वो एसेट का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। मजा आया? अभी क्लियर हो गया एकदम। अब हमको सिर्फ क्राइटेरिया देखना है और जिंदगी खत्म। बढ़िया है। अब देखो, एसेट विच टेक्स substantial period of time to get ready for its intended use, और जो एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है बनने के लिए, जैसा उसको इंटेंड किया गया था, यूज करने के लिए या बेचने के लिए, जो एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है उसको मैं क्वालिफाइंग बोलूंगा। और सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट इमीडिएटली उस बात को मान ली कि ठीक है, कम से कम ये आप जो बोल रहे हो मेरे को मानना है कि जिसको टाइम लग रहा है बनने के लिए, मतलब उसके लिए हमें ज्यादा बोरिंग कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है, तो बोले वो एसेट पे लगने वाला बोरिंग कॉस्ट अपन कैपिटलाइज करेंगे। जो एसेट को टाइम नहीं लग रहा है, मतलब मैंने एसी खरीदा, लोन पे खरीदा, 1 लाख का एसी है, 10,000 का ब्याज लगा है, ठीक है, क्या उसको बनने को टाइम लगा? क्या इमीडिएट है वो तो, करेक्ट है। इस पे लगने वाला ब्याज पूरा की पूरा पीएनएल में जाएगा। बिल्डिंग है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है बनने के लिए, ठीक है, उस पे लगने वाला बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। सबको समझ में आया क्या? अब सर ये कैसे बताऊं कि सब्सटेंशियल पीरियड किसको बोलते हैं? आंध्र में अलग, तमिलनाडु में अलग, तेलंगाना में अलग, महाराष्ट्र में अलग, बराबर है ना? सरकार ने गाइडेंस जनरली दिया है 12 महीने या ज्यादा, लेकिन इन्होंने महानुभाव महाराजाधिराज आईसीएआई कुछ क्वेश्चंस में 10 महीने 11 महीने को सब्सटेंशियल माना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन देख के अपने को एक अंदाजा लग जाता है, ठीक है। नहीं तो 12 महीने या उससे ज्यादा अगर टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में तो हम उसको क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे। अच्छा, अभी तेरे को और मेरे को एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन में लगेगा, क्योंकि टाइम तो उसको ही लगता है ना। सर ये पैनल आया, कल खरीदा, परसों आगे इंस्टॉल हो गया, क्या टाइम लगा इसको? समझ आई बात? तो क्वेश्चन में अगर ऐसा रहा कि कुछ चीज कंस्ट्रक्शन की है, कुछ चीज रेडीमेड है, तो रेडीमेड वाली तो क्वेश्चन में ही नहीं है, ये तो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं, एसेट है क्वालिफाइंग नहीं, तो इसका बोरिंग कॉस्ट तो डायरेक्टली पीएनएल में जाने। आर यू क्लियर? एकदम एकदम क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, क्या बात, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो ये अपन देख लेंगे। नॉर्मल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, 2 साल लग रहा है, बोरिंग कॉस्ट को डालो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये देखो कितना प्यारा है, फालतू एग्जांपल है, 4 साल लगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, कितना, लेकिन लोन लिया ही नहीं है, तो कुछ कुछ कैपिटलाइज होगा। हाँ वो क्वालिफाइंग एसेट थी, पर कुछ कैपिटलाइज होगा क्या? ठीक है, वेरी गुड। और एंट्री तो सिंपल है ना यार, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, वो तो चलो जाने दो, ठीक है। 2 थिंग्स बहुत मैंडेटरी है, लोन भी लेना पड़ेगा और क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा भी करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक। अब देखो, जनरली a period of 12 months or more is considered to be substantial for qualifying asset, but in some cases a shorter period of less than 12 months can also be considered as substantial. The following types of borrowings will not be covered in S16: borrowing funds by issuing equity share capital। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ ब्याज होता है,
और ब्याज का इंग्लिश में नाम होता है इंटरेस्ट। तुम मेरे को बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देती है? क्या मैं उसको इंटरेस्ट बोलूं तो वो यहाँ पे कवर होगा क्या? ये लिखने की जरूरत थी क्या? थी, मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। चलो आगे, वेरियस टाइप्स ऑफ बोरिंग कॉस्ट कवर्ड इन AS 16। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन बोरिंग्स ऑब्वियसली, ठीक है, ये जो छोड़ दो इसको, ये डिवेंचर वगैरह जो है ना, ये इसमें है, आपको आगे आएंगे वो, इसमें नहीं है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम, अगर आपने डिवेंचर, पता है क्या होता है? हाँ, आपने डिवेंचर इशू किया, बेसिकली लोन होता है वो, है ना, उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। आप कभी कभी डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हो, उसको अमोर्टाइज करना पड़ता है, तो वो सब भी इसमें आता है, बोरिंग कॉस्ट के डेफिनेशन में आता है। किसको? नहीं, डिबेंचर को क्यों क्वालिफाई करेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, क्वालिफाइंग एसेट एक डिफरेंट चीज हो गई। एसेट क्वालिफाई कब होगी, क्वालिफाइंग कब रहेगी, जब उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है बनने के लिए। अब ये एसेट, अब ये क्वालिफाइंग एसेट हो गई। अब तेरे को देखना है कि मैंने कुछ बोरिंग कॉस्ट इसके लिए लिया था क्या। अब मान ले तूने इसके लिए डिबेंचर्स इशू किए थे और तेरे को लोगों से पैसा मिला, है ना, अब वो पैसा यूज करके तूने क्वालिफाइंग एसेट बनाया, अब वो पैसे पे तू ब्याज देने वाला है, ठीक है, तो वो जो ब्याज है वो तेरा बोरिंग कॉस्ट हो गया, और वो बोरिंग कॉस्ट लगा है क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो वो ब्याज का जो खर्चा है वो एसेट में कैपिटलाइज होगा रादर देन गोइंग टू पीएनएल। बराबर है बेटा, वो उतना टाइम लगता नहीं है पीपी को, लेकिन जब तक तेरी पीपी बनेगी, तू 5 साल बना रहा है, 5 साल कैपिटलाइज होगा, तभी तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है ना, तभी तो लॉजिक है कैपिटलाइज करने में। ठीक है क्या? तुमको अगर बाई चांस ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, तुमको सिर्फ ब्याज समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंटर में नहीं, ठीक है, लेकिन तुम उतने बुद्धिमान होने चाहिए कि तुमको समझे कि अगर डिबेंचर को तुम प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो वो भी तो तुमको खर्चा लगा ना, वो भी तो तुमको खर्चा ही लगा ना, और क्यों लगा? फॉर द क्वालिफाइंग एसेट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, एंसिलरी कॉस्ट, प्रोसेसिंग फीस, ये वो सब, ठीक है, फाइनेंस चार्जेस ऑन एसेट एक्वायर्ड, ये सब है ना अपन AS 19 में पढ़ेंगे, लीज वाला अलग से AS है, ठीक है, और एक्सचेंज लॉस ऑन फॉरेन लोन ये अपन बाद में इस चैप्टर में नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अगर सरल भाषा में बोलूं तो इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस वगैरह वो सब डिबेंचर पे लगने वाला इंटरेस्ट, डिबेंचर अगर प्रीमियम पे इशू करा होगा तो प्रीमियम का जो खर्चा है वो भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एग्जांपल देखो, पीपी जो है वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट डेफिनेटली क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, ज्यादा टाइम लगा डेवलपमेंट फेज में, रिसर्च फेज तो पीपी है ही नहीं, ओ माय गॉड, रिसर्च फेज पीपी नहीं है ना, डेवलपमेंट फेज से पीपी चालू होता है, डेवलपमेंट फेज को सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, तो कैपिटलाइज होगा। मतलब अगर रिसर्च फेज का डेटा दिया हुआ है और उसके बाद में डेवलपमेंट फेज चालू हुआ, तो तुम कैपिटलाइज, तुमने ब्याज देखो, सुनो 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 सुनो, यहां से यहां तक की लाइन है, यहां तक रिसर्च फेज था, यहां से डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है, लोन आपने यहां से लिया, लेकिन यहां तक का जो ब्याज है वो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि शेडो फॉलो द ऑब्जेक्ट, बोलो, यहाँ का खर्चा भी पीएनएल में जा रहा था, तो उसकी शेडो भी पीएनएल में जाएगी, यहाँ का खर्चा कैपिटलाइज हो रहा था, तो उसका इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होगा, प्रोवाइडेड कि एक क्वालिफाइंग एसेट है, मानो डेवलपमेंट फेज एंटर होते से ही 3 महीने में वो बन गया, तो सब्सटेंशियल पीरियड टाइम लगा, तो वो एसेट तो है लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा नहीं, इसके लिए फिर यहाँ का भी पीएनएल में जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है। दो चीजें जिंदगी में ध्यान रखना, कितनी? एक कि वो क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए, और दूसरा उसके लिए कोई बोरिंग लगना चाहिए, मतलब बोरिंग कॉस्ट होना चाहिए, समझा? और एसेट, क्वालिफाइंग एसेट कब होती है? गलत, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम उसको लग रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन या फॉर गेटिंग इनटू अ स्टेट एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, और उसका एक एग्जांपल है 12 महीना। ठीक है एवरीबॉडी? ओके, construct and it's taking 12 months or more to get ready, qualifying asset if purchased in ready-made condition, panel, not a qualifying asset, ready-made investment purchase like investment in equity shares, not a qualifying asset, क्योंकि वो तो immediate हो रहा है ना,
इट इज नॉट टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर है? हाँ, आगे बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन पढ़ू। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। अब देखो, if directly related to acquisition, construction, production of qualifying asset capitalized, मतलब अगर आपने कोई बोरिंग ली और वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्वालिफाइंग एसेट से, 1 to 1 मैचिंग है कि इसी के लिए ही मैंने ली थी, तो कैपिटलाइज हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए। अगर उसके लिए नहीं है, अदर देन क्वालिफाइंग एसेट के लिए अगर वो यूज हो रही है, तो वो पीएनएल में चल जाएगा। ठीक है, वो पीएनएल में, मतलब ऐसी कोई बोरिंग है जो स्ट्रिक्टली अदर देन क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज हो रही है, तो वो मैं क्वालिफाइंग एसेट में क्यों कैपिटलाइज करूंगा, वो उसके लिए यूज ही नहीं हुई है। समझा ना बात को? तो अगर कोई बोरिंग डायरेक्टली क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज हो रही है, तो मैं उसको कैपिटलाइज करूंगा, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन मिल हो गई, क्यूए प्लस बीसी, क्वालिफाइंग एसेट प्लस बोरिंग कॉस्ट, दोनों कंडीशन बढ़िया। यहां तक एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? ठीक है, मजा आ रहा है? बहुत ही छोटा सा एएस है, बट है अच्छा। सबसे पॉजिटिव फैक्टर ये है, जिसको प्रैक्टिकल पसंद है, प्रैक्टिकल एएस है। ठीक है, नेगेटिव फैक्टर ये है कि बहुत बार एग्जाम में सॉल्व करते करते हो सकता है आपसे कोई सिली मिस्टेक हो जाए। सो कंक्लूजन ये है कि ये एएस का राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक्स टू अवर पॉलिसी ऑफ गिविंग होमवर्क, कि आप सब कुछ बिना देखे सॉल्व करोगे। एलडीआर हम क्लास में सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस एएस में। क्यों, वो आगे समझ में आएगा। सिंपल है क्या? बहुत सिंपल है। जिसकी दिमाग में ये फंडा सेट हो गया क्यूए प्लस बीसी, उसके लिए जिंदगी एकदम सरल है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसी बात पे अभी मजा, बात चली रही है, आप, मैं और बैक पेपर बैठ ही गए हैं। एक बात मेरे को बताओ, ये 12 महीने का टेन्योर होता है, 1 साल का, है ना? कितने महीने का? ठीक है, अगर तुमने जून में, 1 जून को तुमने बोरोइंग करी, एज पर वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन फाउंडेशन, मेरे को बताओ कि कितने महीने का ब्याज तुमको लगेगा? 10 महीने का लगेगा। क्यों? 1 जून से गिनेंगे ना, तो अप्रैल का लगेगा नहीं, मई का लगेगा नहीं, 1 जून से 10 महीना बचा रहेगा, 10 महीने का। ये तुमको समझता है ना, किसाना फाउंडेशन में? तो अगर पूरी टाइमलाइन पूरे साल की है और आपने बीच में कभी लोन लिया, तो आपको सिर्फ रिमेनिंग पार्ट के लिए ही इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि पहले तो लोन था ही नहीं। एक और चीज, अगर आपने साल की शुरुआत में लिया, तो पूरे साल का लगेगा। अगर आपने साल की शुरुआत में लिया और आपने बीच में रीपे कर दिया, तो जितने पार्ट आपके पास में था उसी का लगेगा। समझना है नहीं है? तो ये मेरे को इतना नीचे जाने का जरूरत नहीं ना। ठीक, ओके। टाइप ऑफ बोरोइंग्स, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग। ठीक है, इसके पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट पे आने के पहले, यहां तक समझा क्या? आई कैन डिक्लेयर कि 60-70% एज हो चुका है। ठीक है, ओके। नाउ विल ओपन द क्वेश्चन बैंक। हाँ, वीडियो निकाल लो पहले, लो भाई। बताओ, सीवियर वाटर लॉगिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ मुंबई एमिड वेरी हेवी रेन। बताओ, अभी तक पानी के लिए रो रहे थे ये लोग, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। एक दिन बारिश आई नहीं, इनके चक्का जाम हो गए। बताओ, चालू करेंगे? बस, मैच कब है? फॉर फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे संडे। कितनी टीम्स हो गई सब मिला के? 16 ही हुई? कम हुई टीम्स। तुम लोग प्रैक्टिस को जा रहे हो कि फिर भी? अभी संडे जो गया वो परसों? ठीक है,
अभी आते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है ना। चलो अभी अपन पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। इसकी कैटेगरी डाल लो कैपिटलाइजेशन। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी आंसर मत देखो। कैपिटलाइजेशन क्वेश्चन पढ़ो। हेलो। हाँ नहीं, उसको बोल, वो सिर्फ दिन के लगता ना, उसने लगाया कि नहीं लगाया वो। हाँ हाँ बोल उसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पढ़ा क्या। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। हमने 120 लाख का लोन लिया था और 30 अप्रैल को लिया था। ठीक है, मतलब देखो कितने शाणे हैं, 11 महीने। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे यूटिलाइज हुआ वो, ये 120 कैसे यूटिलाइज हुआ। 120 का ये ब्रेकअप दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन को शांति से पढ़ना, A16 पे। ठीक है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना, यही क्वालिफाइंग एसेट रहेगा। भले ही वो 11 महीने से कम क्यों ना हो रहा है, ठीक है, लेकिन यही क्वालिफाइंग एसेट रहेगा। परचेज मशीनरी में कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता नहीं है, वर्किंग कैपिटल तो है ही नहीं, है ना। और एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक भी नहीं है, ट्रक कोई बनाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ सब्सटेंस क्वालिफाइंग एसेट कौन सी हुई, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। परचेज ऑफ मशीनरी इज एन एसेट बट नॉट क्वालिफाइंग एसेट। एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक इज एन एसेट बट नॉट क्वालिफाइंग एसेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड वाज कंप्लीटेड इन मार्च बोल रहा है वो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते सर 11 ही महीने हुए, लेकिन जैसे मैंने बोला कभी कभी वो कुछ क्वेश्चन में इसको सबसे पीरियड, तो वो डिपेंड करता है कि बाकी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई, उससे तुमको गैस वर्क आ जाता है कि चलो ये लोग यहाँ पे मूर्खता अपने को करनी पड़ेगी। ठीक है, मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब वो बोल रहा है कि मशीनरी में सबसे पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा। डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड एट ऑल, तो डिलीवरी नहीं मिली, उससे इंस्टॉलेशन का और कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। टोटल इंटरेस्ट जो बैंक ने चार्ज किया वो 18 लाख है। यहाँ ना एक और बुद्धिमान व्यक्ति क्या काम करेगा पता है आपको, ये जो 18 लाख है ना, वो पहले 18 लाख को 11/12 करेगा, क्योंकि 11 महीने का लोन है ना। वो पहले 18 को 11/12 करेगा और फिर उसके बाद में वो उसको कंस्ट्रक्शन पे लॉकेट करेगा। ये हो गया रॉन्ग अप्रोच। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली तुमको इंटरेस्ट का अमाउंट ही दे दिया उन्होंने, समझा क्या जिया। मतलब उन्होंने क्या बोला कि बैंक ने टोटल इंटरेस्ट चार्ज किया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, 18 लाख। और बैंक तो 11 महीने का ही चार्ज कर सकती है क्योंकि हमने लोन ही 30 अप्रैल को लिया है। तो ये 18 लाख इन इट सेल्फ 11 महीने। देवांशी तेको समझा नहीं, तब गलती कर दी थी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 18 लाख टोटल बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। ये गलती मैं बहुत बार, एक और क्वेश्चन है ऐसा थोड़ा बड़ा वाला है, और इतने बार मैं टेस्ट में ये गलती देखता था। ठीक है, और वो टेस्ट चेंज हो गया ऑब्वियसली, तो मैं बोलूंगा क्यों। ठीक है, लेकिन ये गलती फ्लो फ्लो में आदमी कर देता है कि यार 30 अप्रैल मतलब 11 महीने हैं, तो 18 लाख तो पूरे साल का होगा, इसे 11/12 करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरे साल का नहीं है, क्योंकि बैंक ने तुमको टोटल अमाउंट दे दिया कि हमने इतना इंटरेस्ट चार्ज किया। तो बैंक तो तेरे से 11 महीने के कर सकती है ना, तो मोदी की बैंक थोड़ी है 12 महीने का। ठीक है, शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं है। 18 लाख का जो इंटरेस्ट है, 18 लाख इंटू बी इंटू 50/120। ठीक है, ये 7.5 लैक्स टोटल 18 लाख का ब्याज था। 18 में से 7.5 जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा कंस्ट्रक्शन में, है ना, और रिमेनिंग जो 10.5 है वो जाएगा पीएनएल में। क्लियर है, अच्छे से शांति से आंसर पढ़ लो एक बार, छोटा सा प्यारा सा आंसर है। अपने अपने क्वेश्चन में पढ़ो।
पढ़ लिया ना? अब देखो एक और मस्त क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन करने में मजा आता है अपने को। देखो, द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड, पढ़ेंगे क्या अपन, है ना? ध्यान से पढ़ते, शांति से पढ़ते, ठीक है देवांशी? द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन, ठीक है? कितने का ऑप्टेन किया? 580 लैक्स। अपना अपना रजिस्टर फटाफट ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। लिखो गिवन डेटा, गिवन डेटा। थोड़ा सा देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा और तुम्हें ना फटाफट लिखो बोला। गिवन डेटा लिखो टीएल, मतलब टोटल लोन 580 लैक्स। ठीक है? अब ये लोन लिया किसके लिए था? प्लांट एंड मशीनरी के मॉडर्न करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, ठीक है? प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है? अमाउंटेड टू 406 लैक्स। वो बोल रहा है कि टोटल हमको 406 लाख हमने कैपिटलाइज किया, मतलब 406 लाख का खर्चा लगा, ठीक है? तो नीचे लिख दो amount spent on machinery is equal to 406 lakhs. Amount spent on machinery is equal to 406 lakhs. ठीक है? 58 lakhs has been advanced to supplier for additional assets. लिखो नीचे, सब advance advance to supplier for additional assets, advance to supplier for additional assets is equal to 58 lakhs. और फिर बोलता है बैलेंस लोन जो बचा है 116 लाख का, वो हमने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर लिया। सर वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल खरीदना, ये करना वो करना जो भी है, नॉट रिलेटेड टू एसेट। तो नीचे लिख दो वर्किंग कैपिटल पर्पस इज इक्वल टू 116 लैक्स, और फिर टोटल निकालो उनकी। वर्किंग कैपिटल पर्पस इज इक्वल टू 116 लैक्स, फिर टोटल निकालो। टोटल आएगा 116 प्लस 406 प्लस 58 इज इक्वल टू 580। मैच हो गया? तो तुमने कितने का लोन लिया, किस किस चीज के लिए, तुमको समझ गया है ना? ओके, सबके पास में गिवन डेटा लिखा हुआ है क्या? मतलब डेटा क्या रहेगा? 406 फिर 1 फिर 58 58 और फिर 116, ये टोटल हुआ तुम्हारा 580। अब इसमें से 406 तुम्हारा क्यूए था, बराबर है, और 58 लैक्स भी तुम्हारा क्यूए था। सर क्यों? क्योंकि ये अजम्पशन है कि हमने जो एडवांस सप्लायर को दिया है वो इस तरीके की एसेट्स ही उससे बनने वाली है, मतलब जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, ये अजम्पशन है, ठीक है? और बेटर अजम्पशन है, ठीक है? दे कुड हैव रिटन इट मोर क्लियरली बट दे हैवंट। क्लियर है? ठीक है? तो 406 तो हमारे लिए स्ट्रेट अवे था सर कि ये तो कैपिटलाइज होना ही चाहिए। 58 सर हम डिलेमा में थे कि जो एडवांस मैंने सप्लायर को दिया है एडिशनल एसेट्स के लिए, वो मैं कैसे पता करूं कि वो एसेट्स क्वालिफाइंग है या नहीं? लेकिन हमने अज्यूम किया है कि वो क्वालिफाइंग है, क्योंकि ऊपर की जो एसेट्स थी वो क्वालिफाइंग थी, तो ये अजम्पशन है कि उन्हीं एसेट्स को लेके ये नए एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? तो ये दो मतलब 406 और 58 का मैं टोटल करूंगा तो कितना आता है? 464 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 52.2, 41.7 जो है ये मेरा कैपिटलाइज होगा। एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? हाँ, ये देखो नीचे, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आंसर को, प्रेजेंटेशन देखो। सबसे पहले तुम्हारा भी क्या करना है वो सुनो मेरी तरफ, ठीक है? ये तुमने लिख लिया होगा, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी को देख के लिखो अभी, इसी में ये गिवन डेटा के नीचे, हाँ? और ये जो टेबल है ना, ये टेबल बनाओ और एज इट इज सेम प्रेजेंटेशन करो जो इन्होंने किया है।
हम्म। नहीं बट बेटा ट्रक तो ट्रक है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही ये अजम्पशन है कि ये एसेट ऊपर की क्वालिफाइंग एसेट को जुड़ी हुई एसेट है। ट्रक तो ट्रक है। तू आज चल, मैं तेरे को टीवीएस में स्कूटी दिलाता, तेरे घर पे रेडी है। हो गया क्या? हाँ, हो गया ना? ठीक है, अभी तुम फटाफट आ जाओ। तुमको ये लिख के थोड़ा समझ में आ गया ना, प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ एवरीथिंग क्लियर है ना? अभी तुम आ जाओ। हम लोग कौन से क्वेश्चन में थे वो? 3 में थे ना? ठीक है, 3 के बाद में तुम है ना 5 को लिखो होमवर्क, 6 को लिखो होमवर्क। ठीक है, लिखा? और उसके बाद में तुम लिखो 11 को होमवर्क लिखो। क्या? काय की कैटेगरी? सब कैप वो थेरी है, वो वाला थेरी है, हाँ। और क्या बोला मैंने? 11 भी कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी है वो। मैं तुमको एलडीआर मार्क कराऊंगा। 11 को एलडीआर डाल दो।
12 को डालो THW, जो भी थ्योरी के क्वेश्चन है सब SNW है, अज्यूम्ड है वो। हाँ ठीक है। उसके बाद में तुम डालो क्वेश्चन नंबर 14 डालो होमवर्क, कैटेगरी कैपिटलाइजेशन, इसको LDR पे डाल दो। नाइनटीन को डालो सेम, डाला। ठीक है, इतना तुम्हारा होमवर्क हो गया है ना। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक कंसेप्ट है जो क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूं। 6 हो गया, 7 हो गया, 7 नहीं करवाया ना मैंने। 7 और 8 बाद में करेंगे, 9 पे आ जाओ। ठीक है, रेनबो लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़ ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, काई के लिए बोरो किया था देवांशी? बॉयलर प्लांट के लिए किया था। क्या रेट पे किया था? पूरे साल का बोरिंग है कि ये? हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल को किया था। चलो बहुत बढ़िया, लिखो गिवन डेटा। लिखा? हाँ, अब तुम लिखो गिवन डेटा में लिखो लोन अमाउंट 150 करोड़, पीरियड लिखो 12 होल ईयर, और रेट लिखो 11%। ठीक है, बराबर है। निकाल लो एक्चुअल इंटरेस्ट का अमाउंट, हाथों हाथ ही निकाल लो बाजू में। मतलब 150 करोड़ का लोन था, 11% का ब्याज था, और पूरे 12 महीने के लिए था, तो डायरेक्टली कितना आया? इतना आ गया। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years। कितना टाइम लगेगा? 4 years। सिंस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट पकड़ लो उसको एक बार के लिए। ठीक है, the accountant of Rainbow Limited capitalized 19.5 crores for the accounting period ending 31st March 2022 due to surplus fund out of 150 crores income of 3.5 crore was earned and credited to P&L account. Comment on the above treatment of account with reference to the relevant account. सी क्या हुआ इसके अंदर? देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना एक कंसेप्ट है, जब एफएम में समझोगे। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना जनरली आपकी जितनी भी बोरिंग है उनको मिला मुलू के और सब कुछ करके एक नेट रेट निकलता है। ठीक है, लेकिन वो एफएम के काम का है। जो अकाउंटेंट ने पहले तो ये जो किया वो गलत किया, वो वेटेड एवरेज के बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, वो होता है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, जो हमें दिया है 11%। तो हम पहले बोलेंगे ये तो तूने गलत किया। अब मैं जो तुम्हें कंसेप्ट सिखाने वाला था वो ये था, कभी कभी क्या होता ना कि एसेट को बनने को बहुत टाइम लगता। आप जो लोन लेते एक साथ में डे वन पे पूरा की पूरा अमाउंट यूज होता क्या? फेज वे में अमाउंट, अगर तूने 150 करोड़ का लोन लिया तो पहले 20 करोड़ यूज होगा, फिर फर्दर 20 करोड़ होगा, फिर 50 करोड़ होगा, ऐसा धीरे धीरे होगा ना। तो जो पैसा आइडल पड़ा है उसको आइडल रख के तो कोई मतलब नहीं है, तो उसको तो टेम्पररी इन्वेस्ट करेगी कहीं पे। वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से तेरे को ब्याज अर्न होगा, नहीं समझा? ठीक है, तो वो जो ब्याज की तेरे को अर्निंग हुई है ना, वो तू बोरिंग कॉस्ट से लेस करना, क्योंकि तेरे को उसी फंड से हुई है वो, जो फंड को तू कैपिटलाइज कर रही है। तो इसी क्वेश्चन में वो बोला है
कि ये जो 150 करोड़ का जो आइडल फंड कुछ पड़ा था उससे 3.5 करोड़ का अर्निंग हुआ बोलो। तो ये जो 3.5 करोड़ का अर्निंग हुआ है ये 16.5 में से लेस होना चाहिए और 13.00 इतना मैं बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करूंगी ये साल। क्लियर हुई बात? पक्का? तो ये एडिशनल कंसेप्ट है, आप अपने नोट्स में लिख देना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, एक और चीज मैं ना तुमको इजी लैंग्वेज में लिखवाता हूँ कि ये क्वेश्चन के प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर थ्योरी क्या लिखनी है हर क्वेश्चन से, मतलब एक कॉमन थ्योरी पॉइंट्स तुमको लिखा देता हूँ। लिखो नोट्स में कॉमन थ्योरी पॉइंट्स एज पर AS 16 बोरिंग कॉस्ट। ये हो गया आपका पहला बुलेट। सेकेंड बुलेट पे आ जाओ। any specific borrowing made for a qualifying asset should be capitalized in the cost of that asset। हो गया? क्या लिखा है मैंने सेकंड बुलेट? नहीं, आपको इसमें एक ऐड करना है स्टार्टिंग में, द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक बोरोइंग, ऐसा है वो। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा ना, तो लिखो बोरोइंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग्स। डाला बोरोइंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग। अब आ जाओ थर्ड बुलेट में, एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। हाँ, सेकंड बुलेट बोरोइंग कॉस्ट of specific borrowings made for the purpose of qualifying asset should be capitalized in the cost of the asset। फिर थर्ड बुलेट पे आ जाओ। The amount of borrowing cost should be the actual borrowing cost, should be the actual borrowing cost minus, should be the actual borrowing cost minus any income on temporary investments of those borrowings, on temporary investments on those borrowings। ठीक है? ठीक है, बस अभी तक इतना ही थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? आप जब भी आंसर लिखोगे AS 16 का, तो ये मैंने आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखाया है, ये आपको लिखना है। इसमें थोड़ी जगह छोड़ना, हम इसमें और भी लाइंस ऐड करने वाले हैं। एट द एंड जब ये AS खत्म हो जाएगा तो तुमको 7-8 लाइन मिल जाएगी जो तुमको बस चिपकानी है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। जब क्वेश्चन में टेम्पररी इन्वेस्टमेंट वाला कोई पार्ट रहेगा तो तुम ये लाइन चिपका देना, नहीं तो ये चिपकाने का काम नहीं है। ठीक है, ओके, तो 9th क्वेश्चन भी खत्म हो गया है ना? अब मैंने तुमको होमवर्क दी थी ना, अभी अभी 11th वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 9th के जैसा है, और ऊपर अपन ने एक और किया था, वो दोनों का मिक्सचर वाला क्वेश्चन है। इसको LDR लिखना, 11th को मैंने लिखवाया था ना शायद। ये तुमको घर पे ऐसा अज्यूम करना है कि तुम एग्जाम में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है, उसको सॉल्व करना। मैंने अब तुमको 12th होमवर्क लिखा है ना? हाँ हाँ, वो लिखा है ना मैंने। 14th लिखा है ना होमवर्क, 14th भी तुमको है ना, ऐसा मान लेना May 27 में एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो तुमको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब जो अभी तक कंसेप्ट सिखाया ना उसके ऊपर है। एक दो क्वेश्चन अपन ने अच्छे वाले किए, एक दो तुमको दे रहा हूं मैं सॉल्व करने। अरे भाई तैरो तो सही, थोड़ा हम डूबने नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन दिमाग अप्लाई करो थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं तुमको क्या करा सकता हूँ, और कंसेप्ट कर लेते हैं। 10:15 हो गए ना, चलो 5 मिनट थोड़े और कंसेप्ट करते हैं, फिर क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ आज। ठीक है, ओनली 5 मिनट्स, एक कंसेप्ट और कर लेंगे। हाँ, मैंने तुमको
दो तरह के बोरिंग होते हैं, देखो ये कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक बोरिंग, मतलब जो तुमने स्पेसिफिकली उस क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है, बराबर है। एक होता है जनरल बोरिंग, मतलब सर जनरल बोरिंग अपन नॉर्मली लेते हैं, उसका कोई पर्पज नहीं होता। बैंक से सीसी उठा ली, बैंक से पैसा उठा लिया, अब वो हो सके तो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हो गया, हो सके तो एसेट के लिए यूज हो गया, है ना। अभी अपने पास में घर में पैसा आता, तुमको सैलरी आई, उस पर लिखा होता है क्या इतनी सैलरी राशन के लिए है, इतनी सैलरी क्लब के लिए है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। हेलो, हाँ मैडम, हाँ। हम्म 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 जो वो पीडीएफ भेजा ना, वो पीडीएफ के हिसाब से ही है, क्योंकि आप जो चैप्टर नंबर्स देख रहे हो, वो चैप्टर नंबर हो सकता है कि आप ऑथर के मॉड्यूल से देख रहे हो या आप पुरानी स्टडी मटेरियल से देख रहे हो। तो आईसीआई का शायद पुराना स्टडी मटेरियल होगा वो जो मैंने पीडीएफ दिया ना आपको, जिसमें मैंने डिटेल ब्रेकअप दिया हुआ है, वो ही फाइनल है। ठीक है, अब आज का दिन और लेना पड़ेगा आपको, और बाद में जब ये, हाँ, ठीक है ना, वाइंड अप करके कॉल करो एक बार मेरे को, ठीक है। ठीक है, वाइंड अप करिए, मैं तेरे को बताऊँ। हाँ, जनरल बॉलिंग्स क्या है, जो अपन जनरली लेते हैं, तो पैसों पे नाम तो लिखा होता है, ये इसके लिए वो उसके लिए, जो लगा जैसा लगा। तो अभी बिल्डिंग बन रही है, जरूरी थोड़ी सारा ही पैसा स्पेसिफिक बोरिंग से आएगा, कुछ पैसा नॉर्मल से भी जाएगा। तो अगर आपसे स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट ही उसमें कैपिटलाइज करोगे और नॉर्मल का नहीं करोगे, तो कितना गलत है। दोनों का आना चाहिए ना, जितना भी बोरिंग कॉस्ट है, स्पेसिफिक बोरिंग का हो चाहे जनरल बोरिंग कॉस्ट, तो बोरिंग कॉस्ट है। सिर्फ स्पेसिफिक का करोगे क्या? अगर 100 करोड़ की बिल्डिंग है, 50 की स्पेसिफिक बोरिंग है, 50 जनरल बोरिंग से यूज करें, तो स्पेसिफिक बोरिंग का 50 का बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज होना ही चाहिए, लेकिन जो जनरल बोरिंग का है वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई ना बात यहां तक? देखो, these are the borrowing specifically taken for a qualifying asset. Borrowing cost eligible for capital, actual borrowing cost during the construction period less any income temporary, अभी बताया तुमको मैंने, ठीक है। अब देखो, लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 100 करोड़ का 12% के लिए 12 महीने के लिए, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च। कंपनी ने इन्वेस्ट किया आइडल फंड और उनको 0.5 करोड़ का फायदा हुआ, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, सिंपल है। 12 करोड़, 100 करोड़ का 12%, 12 महीने के लिए 12 करोड़ हो गया, और 50 लाख का उनको टेम्पररी इनकम हुआ, तो 11.5 करोड़ का आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जनरल बोरिंग, ऑल बोरिंग्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक आर जनरल। जो सैम्पलिंग रिस्क नहीं है वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। इन दिस केस क्वालिफाइंग एसेट इज फंडेड फ्रॉम अ पूल ऑफ जनरल बोरिंग्स, है ना। अब जनरल बोरिंग्स क्या अलग अलग होती है, कुछ तुमने आईसीआईसीआई बैंक से लिया है, कुछ एक्सिस बैंक से लिया है, कुछ एसबीआई बैंक से लिया है, कुछ तुमने 1 अप्रैल को लिया था, कुछ तुमने 30 जून को लिया था, कुछ तुमने 1 सितंबर को लिया था। वास्तव, है ना, कंफ्यूजिंग है ना, मतलब तेरे को समझ आ गया। जनरल बोरिंग इज अ पूल ऑफ बोरिंग्स, है ना। जनरल बोरिंग तो किससे भी, अभी तुम्हारा मेरे बैंक खाता है, एयू बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, कैनरा बैंक में, अपने पापा को पूछना आज कहाँ का खाता है, बहुत कम लोगों का एक बैंक में खाता होता है, क्योंकि जहां पे इंटरेस्ट कम होता है अपन खाता खोल लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है जनरल बोरिंग क्या है, इट्स ए पूल ऑफ बोरिंग्स, इसमें बहुत सारे बोरिंग्स है। अब स्पेसिफिक बोरिंग कितना सरल था जिया, बस जितनी बोरिंग है उसका ब्याज दिया हुआ है लगा दो, ये होगा भी कम। लेकिन सी है, ऐसा होगा क्या? तो उसमें क्या करेंगे, अब जनरल बोरिंग में सबके ब्याज अलग अलग रहेंगे, परसेंटेज, तो मैं कैसे लगाऊ? इमेजिन कर एक सिचुएशन, इमेजिन करो सिर्फ, हाँ, तुम्हारा 100 है बोरिंग, इसका क्वालिफाइंग एसेट का, 50 तुम्हारा स्पेसिफिक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 तुम्हारा जनरल है,
50 मतलब तुमने अदर देन स्पेसिफिक से यूज किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रेट लगाओ वो क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी कंपनी में 150 करोड़ की जनरल बोरिंग्स है। अरे भाई वर्किंग कैपिटल का पैसा सिर्फ बिल्डिंग को थोड़ी लग रहा है, सब हर किसी भी चीज को लग सकता है। ये 150 करोड़ मैंने 5 बैंक से लिए, ठीक है। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, मेरे को एक एवरेज रेट निकालना पड़ेगा जनरल बोरिंग का, और उस रेट को मुझे इस 50 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो बोरिंग कॉस्ट आया वो कैपिटलाइज होगा। इसका तो सिंपल है, समझा गया। तो तुम्हारे नसीब रहे, तुमको इजी क्वेश्चन आ गया, बात अलग है। बट अगर जनरल बोरिंग का भी आया, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, जिसको कंसेप्ट समझ गया, जिसको करने की इच्छा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑल बोरिंग्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक जनरल है, ठीक है, ओके। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कौन सा बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज करो इन केस ऑफ जनरल बोरिंग्स, ये कैलकुलेट होता है WACC WACR के बेसिस पे, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग पकड़ लो, ठीक है, ओके। देखो यार, अब ये फॉर्मूले से बेटर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाओ, ठीक है। मान लो 1 अप्रैल से तुम्हारी जनरल बोरिंग थी, ICICI बैंक से थी, HDFC बैंक से थी, 12% पे और 14% पे, ठीक है। 100 करोड़ की बोरिंग तुमने करी ICICI बैंक से, 75 करोड़ की बोरिंग तुमने करी HDFC बैंक से, एक 12% पे, एक 14% पे, और ये तुम्हारी जनरल बोरिंग की कितनी 175, तुमने जनरल पर्पज के लिए करी, जिसको लग जाए उसको सही है ना, बिल्डिंग बनाने को लग जाए, ट्रक खरीदने को लग जाए, स्कूटी खरीदने को लग जाए, है ना, किसी भी चीज के लिए लग जाए, परचेज ऑफ मशीनरी को लग जाए, वो जनरल बोरिंग है 175। अब देखो यहाँ पे फंड्स यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हमारी क्यूए है, क्यूए क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्या, हाँ क्वालिफाइंग एसेट, हाँ क्यूए क्या है, ये क्वालिफाइंग एसेट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है इसको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2021 में, ठीक है, मैच, और कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2022 में, मतलब पूरा 1 साल। कॉम्प्लिकेशन आपके लिए नहीं किया इसमें, कितना 1 साल, ठीक है। इतना टाइम लगा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये प्रूव कर रहा है कि वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, और नहीं भी लिखते तो हम यही मानते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये जो 175 करोड़ है, ये इन्होंने क्या किया, 125 करोड़ यूज किया, कितना, सॉरी 175 करोड़ पूरा यूज किया, 150 करोड़ इन्होंने यूज किया। अब मेरे को बताओ 1 अप्रैल को इसने कंस्ट्रक्शन चालू किया, सच्ची अच्छी बोलना एकदम, क्या 1 अप्रैल को पूरा 150 करोड़ यूज होता क्या, वो तो फेज डे में होगा ना। तो इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल को 50 करोड़ यूज किया, 1 जुलाई को 75 करोड़ यूज किया, और 1 जनवरी अगले साल की 25 करोड़ यूज किया। ये इनका यूज पैटर्न है। इसके बाद में देखो बोरिंग कॉस्ट क्या कैपिटलाइज होने पहले वो अब देखो मैंने तुमको क्या बोला, हमको एक कॉमन बोरिंग कॉस्ट लगेगा, है ना, क्योंकि ICICI का अलग है, HDFC का अलग है। पहले कॉमन निकालते हैं, देखो लॉजिकली बात करते हैं। सर 100 इंटू 12% होगा, मानते क्या जिया, और 75 इंटू 14% होगा। सर प्रेम समझ रहा क्या, ये दोनों, ये मेरा आ गया टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया, एवरीबडी एग्रीइंग। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, 175 करोड़ कितना 12.85% मेरा एवरेज परसेंट। सब लोग निकालो, किसी किसी का भी, सबका आ गया क्या, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, निकाला गया, आ गया प्रेम, पक्का आया क्या, ठीक है, हो गया। अब इसका मतलब ये हमको मिल गया कितना परसेंटेज लगाना है। अब ये 50 करोड़ रुपए तो पूरे लगेगा, क्योंकि पूरे 12 महीने यूज किया, इस पे लगेगा 9 महीने, इस पे लगेगा 3 महीने, बराबर है। तो 50 इंटू 12.85%, 75 इंटू 12.85 इंटू 9/12, क्योंकि 1 जुलाई से है ये, 25 इंटू 12.85 इंटू 3/12, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने के लिए किया है। ये देखो, ये देखो,
12 करोड़ प्लस 10.5 करोड़ प्लस 175, ये तुम्हारा 12.86 आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। आ गया है ना, ये आ गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है तुम्हारी, बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करना है, देखो सेम है 50 इंटू रेट इंटू प्रपोर्शंस, 14.46 करोड़ का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। मजा आ गया, ठीक है। अब सुनो कितना होना चाहिए कैपिटलाइज, 14.46 आया जिया, जिया का नहीं आया शायद, गलत कर दी, ला लो हम रुकते हैं, ठीक है आगे बढ़ो, ला लोगे ना। अब सुनो, अब तुमको एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितना लगा पहले वो देखते हैं। सर 175 का मतलब 100 का 12% और 75 का 14%, कितना था अपना ये 22.5 में से कैपिटलाइज कितना कर रहे हो, बचा कितना, ये मेरा पीएनएल में जाएगा। हो गया हो गया, ये मेरा पीएनएल में जाएगा, चला गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अभी ये क्वेश्चन का फोटो खींच लो, यहां तक का वीडियो निकाल लो पहले। हाँ मैडम एक मिनट, ये लो यहां से निकालो, चालू कर दिया। अभी तुम्हारा एक होमवर्क है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल वीडियो में इसी का डाल देगी, ये तुम घर से सॉल्व करके लाना, ठीक है ना। अब कल क्या क्या है अपने एजेंडे में, कल काय की डेट है अपनी